नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसने इंडिया में शॉपिंग का मतलब ही बदल कर रख दिया था। बिग बाजार। एक टाइम पर ये नाम शायद हर घर में गूंजता था, पर फिर अचानक सब खत्म। देखते ही देखते सब कुछ गायब हो गया। एक इतना बड़ा एम्पायर आखिर रेत के महल की तरह कैसे गिर गया, चलिए समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 26 जनवरी 2001 की उस सुबह से। सुबह के 5 बजे हैं और मुंबई की सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ जमा है। पुलिस रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, पर लोग बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, दीवारें फांद रहे हैं। और ये सब किस लिए? एक बिल्डिंग में घुसने के लिए। ये बिल्डिंग कोई आम जगह नहीं, बल्कि इंडिया की पहली सबसे चहीती शॉपिंग डेस्टिनेशन थी, बिग बाजार। इनकी सबसे सस्ते दिन की वो मेगा सेल चल रही थी, और वहां जो केओस था, मतलब उस लेवल का मैडनेस पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। और इस मैडनेस का रिजल्ट क्या निकला? किशोर बियानी के बिग बाजार ने सिर्फ उस एक सिंगल दिन में 30 करोड़ रुपए की मैसिव कमाई की। 30 करोड़! उस जमाने के हिसाब से ये नंबर्स बिल्कुल ही अनइमेजिनेबल थे। ये एक ऐसी सक्सेस थी जिसने पूरी रिटेल इंडस्ट्री को लिटरली हिला के रख दिया था। पर यहीं पर आती है सबसे बड़ी मिस्ट्री। ऐसा क्या हो गया आने वाले अगले 20 सालों में कि इस इतने बड़े एम्पायर का हर एक स्टोर हमेशा के लिए बंद हो गया? एक तरफ इनका वो एब्सोल्यूट पीक और दूसरी तरफ कंप्लीटली बर्बाद हो जाना। आइए इस एक्सप्लेनर में इन्हीं राजों को अनकवर करते हैं। सेक्शन 1, रिटेल सम्राट का जन्म। खैर, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें 1981 के फ्लैशबैक में चलना होगा। ये वो टाइम था जब किशोर बियानी का रैपिड एवोल्यूशन शुरू हुआ। एक कॉलेज स्टूडेंट थे जो अपनी फैमिली बिजनेस में फंस के नहीं रहना चाहते थे, कुछ बड़ा करना था। एक दिन उन्होंने अपने दोस्त को एक यूनिक स्टोन वॉश फैब्रिक पहने देखा। बस वहीं उन्हें एक आइडिया क्लिक कर गया। उन्होंने 200 मीटर कपड़ा खरीदा और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। 1985 आते आते पतलून नाम का एक स्टोर खोल लिया, जिसे बाद में थोड़ा मॉडर्न टच देने के लिए पैंटलून कर दिया। फिर मैन्युफैक्चरिंग भी खुद शुरू कर दी, और देखते ही देखते 1994 तक पैंटलून के 72 फ्रेंचाइज स्टोर्स खुल गए। और इसी तेजी ने 2001 में पहले बिग बाजार की नींव रखी। एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट अब इंडिया का फैशन रिटेल टाइकून बन चुका था। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात है किशोर बियानी की माइंड रीडिंग स्किल। उन्होंने नोटिस किया कि उस वक्त का जो आम इंडियन कंज्यूमर था, वो बड़े हाई फाई स्टोर्स और वहाँ सूट टाई पहने हुए सेल्समैन से डरता था। लोग सोचते थे कि ऐसी जगह पर तो सब बहुत महंगा होगा। इसलिए उन्होंने बिग बाजार को इस तरह डिजाइन किया कि वो दिखने में बिल्कुल अपने लोकल बाजार जैसी फील दे। सेल्समैन बिना टाई के घूमे, जिससे कोई भी आम इंसान कैजुअली अंदर आने में हिचकिचाए नहीं। एकदम अपनापन फील होना चाहिए था। अपनी हाइपरमार्केट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए उन्होंने चेन्नई के बहुत ही सक्सेसफुल सरवना स्टोर को डीपली स्टडी किया। उनका मास्टर प्लान बहुत क्लियर था। स्टेप 1, एक मैसिव 5 फ्लोर स्केल का स्टोर खोलना। स्टेप 2, सब कुछ, कपड़े, खिलौने, ग्रोसरी, सब एक ही छत के नीचे लाना, ताकि कंज्यूमर और कहीं जाए ही नहीं। और स्टेप 3, प्रॉफिट मार्जिन एकदम लो रखना, पर वॉल्यूम इतना बड़ा बेचना कि ओवरऑल प्रॉफिट डायरेक्टली आसमान छू ले। लेकिन बात बस हाइपरमार्केट्स पर आकर रुकी नहीं। उन्होंने सोचा, मॉल में आकर लोग थक जाते हैं और बस 4-5 दुकानें ही घूम पाते हैं। तो 2004 में वो सेंट्रल मॉल का कॉन्सेप्ट ले आए। ये एक डेस्टिनेशन मॉल था जहां दुकानों के बीच कोई दीवारें ही नहीं थीं। एक ही फ्लोर पर 300 से ज्यादा ब्रांड्स, खाना और एंटरटेनमेंट, सब कुछ सीमलेस। इसके बाद तो 2006 तक इन सभी अलग अलग कंपनीज को हैंडल करने के लिए उन्होंने फ्यूचर ग्रुप नाम की एक बड़ी अम्ब्रेला कंपनी बना डाली। ये इंडिया के कॉर्पोरेट स्पेस में अब एक सच्चा जायंट बन चुकी थी। सेक्शन 2, कर्ज का जाल। पर दोस्तों, कहानी का रुख अब बिल्कुल पलटने वाला है। जिस एम्बिशन ने इसे इतने बड़े एम्पायर को खड़ा किया था, अब वही एम्बिशन इसको अंदर ही अंदर खोखला करने वाला था। फ्यूचर ग्रुप का एक रूल बन गया था कि जहां भी कस्टमर और बिजनेस की डायरेक्ट डीलिंग होगी, वो हर उस जगह घुसेंगे। जरा इन नए वेंचर्स को देखिए। प्लस साइज कपड़ों के लिए ऑल, सोने के लिए गोल्ड बाजार, घर बनाने के लिए होम टाउन, किताबों के लिए डिपो, अरे यहाँ तक कि चाय और समोसे बेचने के लिए चमोसा नाम की कियोस्क्स भी लगा दी, और लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस तक शुरू कर दिया। एक ही वक्त पर हर एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस में बिना सोचे समझे घुस जाने की ये कोशिश सच में अनबिलीवेबली रिस्की थी। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? इन सारे नए वेंचर्स के लिए उन्होंने खुद का पैसा नहीं लगाया, बल्कि हजारों करोड़ का उधार उठा लिया। फिर आया 2008 का वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। लोगों ने अचानक खर्चा करना कम कर दिया और फ्यूचर ग्रुप की सेल्स एकदम से क्रैश हो गई।
अपने बिजनेस को बस जिंदा रखने के लिए उन्हें और नए लोन्स लेने पड़े। नतीजा ये निकला कि 2012 आते आते कंपनी पर करीब 12,000 करोड़ रुपए का मैसिव डेट हो गया। 12,000 करोड़, ये इतना बड़ा बोझ था जिसका सिर्फ इंटरेस्ट चुकाना ही इम्पॉसिबल हो रहा था। जब हालत बिल्कुल हाथ से निकल गए तब इंटरेस्ट चुकाने के लिए उन्हें एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्हें अपना सबसे पहला, अपना सबसे प्यारा ब्रांड, उनका क्राउन जूल पैंटालून्स, करीब 1600 करोड़ रुपए में बेचना पड़ा। ये कितनी बड़ी आयरनी है ना। जिस ब्रांड ने उन्हें शुरुआत में रिटेल किंग बनाया था, उसे ही आज उधार चुकाने के लिए हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ा। सेक्शन 3, मिसस्टेप्स और बदलती मार्केट। पैंटालून्स को बेचने से उधार थोड़ा कम तो हुआ, पर एक्चुअल प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही थी। फ्यूचर ग्रुप अब ऐसे स्ट्रेटेजिक ब्लाइंड स्पॉट्स का शिकार हो रहा था जो उनके सबसे लॉयल कस्टमर्स को भी दूर करने वाले थे। मार्केट तेजी से बदल रहा था। Amazon और फ्लिपकार्ट की शानदार एंट्री हो चुकी थी और वो सीधा ऑफलाइन कस्टमर्स को ऑनलाइन खींच रहे थे। अब इससे कम्पीट करने के लिए उन्होंने बिग बाजार डायरेक्ट लॉन्च तो किया, पर बहुत देर से। जब तक वो आए, Amazon और फ्लिपकार्ट पूरा मार्केट डोमिनेंस बना चुके थे। ऊपर से बिग बाजार डायरेक्ट लगातार टेक्निकल इश्यूज, खराब कस्टमर एक्सपीरियंस और इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स में फंसा रहा। ये ऑनलाइन पिवट कंप्लीटली फेल हो गया। और एक दूसरा कंप्लीटली डिजास्ट्रस मूव था हमारी लोकल ग्रोसरी शॉप्स यानी किराना स्टोर्स को रिप्लेस करने की कोशिश। उन्होंने इजी डे स्टोर्स खरीदे और एक इजी डे क्लब मेंबरशिप निकाली। मतलब साल के 1,000 रुपए दो, तब जाकर आगे चलकर 10% डिस्काउंट मिलेगा, जबकि हमारी लोकल किराना दुकानें तो बिना किसी अपफ्रंट फी के वैसे ही 10-15% डिस्काउंट दे देती हैं। वहाँ एक पर्सनल टच होता है, फ्री होम डिलीवरी मिलती है और जान पहचान होने पर बिना सोचे उधार पर भी सामान मिल जाता है। फ्यूचर ग्रुप इस सिंपल सी ग्राउंड रियलिटी को पूरी तरह मिस कर गया था। फेलियर्स सिर्फ ई-कॉमर्स और इजी डे तक रुकी नहीं। उन्होंने सोचा क्यों ना अपने खुद के सस्ते ब्रांड्स निकाले जाएं, स्नैक्स में, होम केयर में। उन्हें लगा सस्ता होने की वजह से लोग उनके इन हाउस ब्रांड्स अपने आप खरीदेंगे, पर लोगों ने साफ इनकार कर दिया। हर कोई अपने पुराने ट्रस्टेड ब्रांड्स को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था और क्वालिटी उतनी अच्छी ना होने की वजह से किसी ने रिपीट परचेज किया ही नहीं। ये सारे प्राइवेट ब्रांड्स बुरी तरह फ्लॉप हो गए। अब इन नाकामयाबियों का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट देखिए। मार्च 2019 आते आते इतने सारे प्राइम एसेट्स और कंपनीज बेचने के बावजूद फ्यूचर ग्रुप पर जो डेट था ना, वो कम होने की बजाय उल्टा बढ़कर 12,800 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। हर मार्केट को कैप्चर करने की इस अंधी दौड़ ने उन्हें वापस उसी कर्जे के दलदल में बुरी तरह फंसा दिया था। सेक्शन 4, द फाइनल कोलैप्स। इस पॉइंट तक फिर भी लग रहा था कि चलो शायद कंपनी थोड़ी बहुत फाइट तो मार ही लेगी, पर तभी पूरी दुनिया में एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल चीज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। कोविड-19 पैंडेमिक। लॉकडाउन्स लगते ही सारे बिग बाजार और सेंट्रल स्टोर्स बस ओवरनाइट बंद पड़ गए। अचानक से रेंट, सैलरी और लोन चुकाने के लिए इनका रेवेन्यू बिल्कुल जीरो हो गया। ये एक रैपिड डोमिनो इफेक्ट था। रेंट ना दे पाने की वजह से प्राइम स्टोर लोकेशंस इनके हाथ से चली गई और वहां रिलायंस ने कब्जा कर लिया। और आखिर में 2022 में बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्रप्सी कोर्ट में इनके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी। बची खुची कंपनी के एसेट्स को लिटरली टुकड़ों में बेचना पड़ा। इस एक्सप्लेनर के सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही परफेक्ट मेटाफोरिक लाइन लिखी हुई है, हिज बिजनेस एम्पायर क्रम्बल्ड जस्ट लाइक अ सैंड कासल। एक रेत के महल की तरह सब कुछ पल भर में ढह गया, बिना किसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के, और सिर्फ हजारों करोड़ के उधार पर की गई इस अनचेक्ड एक्सपेंशन का आखिर में रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट रुइन निकला। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को वाइंड अप करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पीछे छूट जाता है। हर एक अलग मार्केट को जीतने और अपना एम्पायर हर दिशा में फैलाने की इस दौड़ में क्या फ्यूचर ग्रुप उस कोर कंज्यूमर को ही भूला बैठा था जिसने शुरुआत में उन्हें इतना बड़ा बनाया था? क्या हद से ज्यादा एम्बिशन और कर्जा हमेशा यही नतीजा लाते हैं? इस पर थोड़ा विचार करना जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलेंगे जल्दी एक और ऐसे ही फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ।